बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई सामान पैक करने की? मैंने मना कर दिया है ना जाने के लिए। एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? बहू के हाथ में सूटकेस देखकर अंजना जी चिल्ला पड़ी, लेकिन बहू ने उनसे ज़्यादा दुगनी आवाज़ ऊंची करके कहा, क्या बात है मम्मी जी, घर संभालने के वक्त तो ये घर मेरा हो जाता है, मगर जब मैं अपने हक की बात करूं तो आपके हिसाब से मेरी ज़ुबान लंबी है। मुझे तो कहा जाता है कि इस घर को अपना कब समझोगी, लेकिन मुझे अभी तक किसने अपना समझा है? यहाँ तो मेरा पति भी मेरा नहीं है, जिसके कारण मैं इस घर में हूँ। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने लाल लाल आंखों से अर्जुन को देखा। तभी अंजना जी चिल्लाई, खबरदार बहू। मगर उनकी बात पूरी होने से पहले पूर्णिमा ने कुछ ऐसा किया कि पूरा घर देखता रह गया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह के वक्त जैसे ही अंजना जी रसोई में पहुंची तो चीनी का डब्बा देखकर चिल्लाई, हे राम, कल तक डब्बा भरा हुआ था और आज आधा खत्म हो गया। तभी पीछे से उनकी बहू पूर्णिमा दूध वाले से दूध लेकर वापस रसोई में आई तो अंजना जी उस पर बरस पड़ी। चीनी का क्या घोल घोल कर पी रही है, जो कल से अब तक डिब्बा आधा खाली हो गया। पूर्णिमा तो पहले ही उनका गुस्सा देखकर डर गई थी। उसने कांपते हुए कहा, मम्मी जी, कल आपने दीदी जीजा जी के लिए खीर बनवाई थी ना, और फिर रात को सब दूध पीकर सोते हैं तो उसमें भी तो चीनी जाती है। सुबह से 2 बार चाय भी तो बन चुकी है। यह सुनकर तो अंजना जी को कुछ मिर्ची ही लग गई। मेरे बेटी दामाद के लिए खीर बन गई तो तू गिन रही है? अरे कितनी चीनी डाली होगी जो डिब्बा आधा हो गया। औरों के नाम पर बिल फाड़ने की तो तुझे हमेशा से ही आदत है। अंजना जी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर तो उनका बेटा अर्जुन आ गया और कहने लगा, अरे मम्मी तो क्या हो गया? जब वो बोल रही है कि इतनी चीनी इस्तेमाल हो गई तो हो गई होगी ना। फिर तो अंजना जी ने अर्जुन को भी आड़े आड़े हाथों लेने लगी। देख, मैंने तुझे 50 बार बोल रखा है कि सास बहू के बीच में मत बोला कर, लेकिन तू फिर भी बीच में बोलने आ गया। तू ज़्यादा हिमायती बनता है क्या इसका? या मुझे हमेशा या तुझे हमेशा अपनी माँ की बात ही गलत लगती है? फिर तो झगड़ा बढ़ने लगा और अर्जुन उल्टे पैर अपने कमरे में चला गया और हमेशा की तरह अपनी सास का सामना करने के लिए पूर्णिमा अकेली खड़ी रह गई। अगर वो तेरा पक्ष लेकर बोलने आ गया तो ये मत समझना कि वो तेरे पल्लू से बंध गया है। मेरा बेटा मेरा ही रहेगा। और ये जो तेरा खुला हाथ चल रहा है ना रसोई में, इसको ज़रा सिकोड़ ले। तेरे बाप के घर से नहीं आ रहा राशन। तेरे नंद नंदोई सोकर उठने वाले हैं, उनके लिए चाय चढ़ा दे और नाश्ता बढ़िया बनना चाहिए। अंजना जी की इतनी कड़वी जहरीली बातें सुनकर तो पूर्णिमा के आंसू बहने लगे, लेकिन गुस्सैल अंजना जी बड़बड़ाती हुई रसोई से चली गई। पूर्णिमा के दिल में एक ही ख्याल आया, अगर अपनी बेटी दामाद को बढ़िया खिलाना है तो फिर राशन खत्म होने का बिल मुझ पर क्यों फाड़ा जाता है? बेटा इनका, मगर पति मेरा भी तो है। मगर लगता है मैं तो बस काम करने के लिए ही हूँ। मुझे ही सबके साथ रिश्ते निभाने हैं, मगर किसी को याद नहीं कि मैं इस घर की बहू भी हूँ। ससुराल में 6 महीने पुरानी पूर्णिमा अपनी सास के इस बर्ताव से दिन पर दिन टूट रही थी। ऊपर से उसकी ननद तृप्ति उससे उनसे भी कई गुना आगे थी, जो आजकल पति के साथ मायके आई हुई थी। पूर्णिमा को ही हर बार अपने दिल को समझाना पड़ता था और आज भी उसने ऐसा ही करने की कोशिश करते हुए गैस पर चाय चढ़ा दी। तभी पीछे से तृप्ति की आवाज़ आई, अरे भाभी, चाय मिलेगी या नहीं, या अभी बन ही रही है? तो पूर्णिमा ने अंदर से धीरे से आवाज़ देकर कहा कि हाँ दीदी, बस बन रही है। तो फिर तो तृप्ति झल्ला कर पड़ी, भाभी, आपको मेरे उठने का टाइम पता है ना, तो क्या अब चाय चढ़ा रही हो? अरे पहले से तैयार रखनी चाहिए थी ना। एक काम ठीक से नहीं कर सकती, मायके में तो सब करती होगी, बस यही हाथ नहीं चलते इनके। तृप्ति के ऐसा कहते ही अंजना जी की भी आवाज़ आई, अरे हाथ तो जब चलेंगे ना जब इस घर को अपना समझेगी। दिमाग से तो मायका ही नहीं निकल रहा इसके। दोनों की जहरीली बातें पूर्णिमा के कानों तक भी जा रही थी। दिल चीखने को हुआ, और कितना अपना समझूं? सुबह 5 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक काम करती हूँ इस घर में। अरे इतना काम तो नौकर भी नहीं करते, मगर फिर भी मुझे यही इल्ज़ाम दिया जाता है, जबकि सच तो यह है कि मुझे ही कोई अपना नहीं समझता। ना किसी को मेरी थकान का ख्याल है, ना मेरे दर्द का।
बेचारी पूर्णिमा रोते रोते चाय बना रही थी। चाय लेकर बाहर गई तो अंजना जी के दामाद ने कहा, आज तो आलू की कचौड़ी हो जाए फिर तो मज़ा आ जाएगा। तो तृप्ति तपाक से बोली, अरे ना बाबा, मैं तो इतना तेल का नहीं खा सकती। और भाभी, मेरे लिए तो इडली सांभर बना देना। दोनों की फरमाइश से पहले ही पूर्णिमा चौंक चुकी थी कि इतने में भी अंजना जी भी बोल पड़ी, मुझे तो कचौड़ी हजम नहीं होगी और इडली मुझे पसंद नहीं है। बहू, तू तो मेरे लिए 2 पराठे बना देना। नाश्ते की 3-3 फरमाइश सुनकर पूर्णिमा सोच ही रही थी कि एक ही समय पर इतना काम कैसे होगा कि इतने में तृप्ति ने कहा, भाभी, आज दोपहर में राजमा चावल और रायता बना देना, क्योंकि मुझे तो हल्का ही खाना है। एक के बाद एक फरमाइश सुनकर पूर्णिमा का सिर चकरा रहा था। तृप्ति 10 दिन से आई हुई थी और तब से हर रोज़ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अब पूर्णिमा तंग आ चुकी थी। हर रोज़ उनकी फरमाइश पूरी करते करते अब पूर्णिमा थक चुकी थी, मगर ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह जल्दी से रसोई में गई और गैस पर आलू चढ़ाकर जल्दी से इडली का घोल तैयार कर दिया। साइड में सांभर के लिए जल्दी जल्दी सब्जियां काटते हुए पूर्णिमा सोचने लगी, काश मैं भी अपने मायके में तसल्ली से इतने दिन रुक पाती। पूर्णिमा पूर्णिमा को कुछ ही महीने हुए थे, मगर 6 महीने में बेचारी अभी तक पग फेरे के बाद अपने मायके गई ही नहीं थी और अब सबसे मिलने को तरस रही थी। एक बार उसके घर में सत्यनारायण की कथा थी और जब उसकी माँ का फ़ोन आया तो अंजना जी ने कह दिया, बहन जी, मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब है, मैं तो नहीं आ पाऊँगी। और अगर बहू को भेज दिया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? इस बार तो नहीं, मगर अगली बार भेज दूँगी। बेचारी पूर्णिमा का दिल टूट कर रह गया था। लेकिन उससे ज़्यादा हंगामा तब हुआ जब अंजना जी ने फ़ोन काट कर पूर्णिमा से कहा, खुद ही मना नहीं कर सकती थी क्या अपनी माँ को? अरे अभी तो शादी हुई है, अभी तेरी माँ ने कथा रख ली। शादी के बाद इतनी जल्दी कौन सी लड़की अपने मायके जाती है? तूने सोचा होगा मुझे बोलेगी तो मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन सुन ले मेरी बात, पत्थर की लकीर होती है। और हाँ, अब शादी हो गई है तो यही घर है तुम्हारा और इस घर की जिम्मेदारियां भी, इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती तू। यह सुनकर तो पूर्णिमा का दिल धक से रह गया था। वह तो बेचारी खुश हो रही थी कि 2 महीने बाद अपनी माँ से मिलेगी, लेकिन जाने ही नहीं दिया गया। पूर्णिमा ने जब ये बात अर्जुन से बात की तो अर्जुन ने भी कहा, पूर्णिमा, तुम तो मम्मी को देख ही रही हो, अपने आगे वो किसी की सुनती ही नहीं और अब तो वो ना कह चुकी हैं, लेकिन अगली बार पक्का मैं उनको मना लूँगा, तुम दुखी मत हो। लेकिन जैसे जैसे 4 महीने हुए तो पूर्णिमा को समझ में आ गया कि इस घर में अंजना जी के अलावा तो किसी की चलती ही नहीं। जब भी अर्जुन पत्नी का पक्ष लेता तो अंजना जी कह देती कि ये सास बहू के बीच की बात है, तू इससे दूर रह। और दूसरी तरफ बहू से कहती, बहू, किसी गलत फहमी में मत रहना कि अर्जुन ने तुम्हारे पक्ष में 2 बात बोल दी तो वह तुम्हारा हो गया। बेचारा अर्जुन भी हर बार अपनी माँ के आगे बेबस होकर रह जाता था। अपने दुख में डूबी हुई पूर्णिमा के हाथ जल्दी जल्दी नाश्ता बना रहे थे। उसने जैसे ही टेबल पर नाश्ता लगाया तो अंजना जी बोली, कचौड़ियाँ गरम गरम खिलाओ दामाद जी को और मेरा पराठा भी दे दो। तो पूर्णिमा धीरे से बोली, मम्मी जी, बस जीजा जी को कचौड़ी देकर आपका पराठा बनाती हूँ। तो अंजना जी ने गुर्रा कर कहा, पता नहीं कैसे हाथ चलते हैं इसके। अरे हम तो अपने ज़माने में अपने दोनों देवर को एक साथ उनकी फरमाइश का खाना खिला देते थे। किसी को पराठा तो किसी को कचौड़ी और किसी को रोटी, सब एक साथ बन जाता था और किसी को शिकायत भी नहीं होती थी। मगर ये आजकल की बहुएं, बाप रे बाप, इनके हाथों में तो जैसे जान ही नहीं है। खैर, जब घर को अपना समझो तब सब हो जाता है। अंजना जी की बातें सुनकर उनके बेटी दामाद हंस रहे थे और अर्जुन एक तरफ बैठा हुआ अपनी पत्नी के आंसू देख रहा था। पूर्णिमा जैसे ही रसोई में गई तो अर्जुन पीछे से उठकर उसकी मदद के लिए आने लगा, लेकिन अंजना जी ने रोक लिया। अरे तू कहाँ जा रहा है? बैठ जा, तेरा नाश्ता भी तो आ रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैंने सोचा कि उसकी मदद कर देता हूँ। इस पर तो अंजना जी बुरी तरह गुस्से से खौल गई। बड़ा हितैषी है उसका। अरे अभी से नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? जब काम छोड़ा जाता है इंसान पर तभी तो इंसान कर सकता है। करने दे उसे अकेले। और वैसे भी तू आदमी है,
आदमी रसोई में अच्छे नहीं लगते। इस बार तो अर्जुन को गुस्सा आ गया। मम्मी, आदमी तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन लड़कियां तो अच्छी लगती है ना। अरे जो मदद दीदी को करनी चाहिए वो मैं करने जा रहा था, मगर आपने मुझे भी रोक लिया, और वह बेचारी अकेली ही इतना सब कर रही है। इस पर तो तृप्ति को गुस्सा आ गया। क्या मैं चैन से बैठकर खाना भी नहीं खा सकती अपने घर में? अरे अपनी ससुराल में भाभी से 4 गुना ज़्यादा काम करती हूँ, मगर उनकी तरह ड्रामा नहीं करती कि आंखों में आंसू लेकर बैठ जाऊं। अपने जीजा जी के सामने ही देखो किस तरह बोल रहा है। तो अंजना जी भी बोली, अर्जुन, यही सिखाया है क्या मैंने तुझे? मैं देख रही हूँ कि दिन पर दिन तू बीवी का पक्ष लेने लगा है। अरे बेटियों को मायके में ही तो आराम से खाने को मिलता है, और क्या हुआ, अकेली बना रही है तो उसका ही तो काम है ये। बहू बनकर आई है इस घर में, और खबरदार अब एक और शब्द कहा तो चुपचाप बैठ जा। दोनों माँ बेटी इस तरह गुस्से से भड़की तो अर्जुन खामोश बैठ गया। वह जानता था कि तृप्ति के ससुराल में खाने वाली लगी हुई है और तृप्ति को कुछ काम करना ही नहीं पड़ता, मगर अपने जीजा जी के सामने तृप्ति की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप रह गया। उधर पूर्णिमा फटाफट रोबोट की तरह काम कर रही थी, लेकिन दिल भारी हो रहा था। शादी क्या हो गई? मुझे तो लगता है कि मैं तो यहाँ मुफ्त की गुलाम हूँ। यहाँ सब मुझे मेरा काम तो बताते रहते हैं, मगर मेरा ख्याल किसी को नहीं। सबको केवल इतना याद है कि बहू आई है तो वही काम करेगी। काम के नाम पर बहू, और बेटा बहू का पक्ष ले ले तो वो उसका कोई नहीं। बेटा केवल माँ का ही होना चाहिए। यह बातें सोच सोच कर पूर्णिमा का दिल और दिमाग फटने को हो रहा था, क्योंकि अब अति हो चुकी थी और अति हर चीज़ की बुरी होती है। वह मशीन की तरह लग कर काम करती रही, और जब नाश्ता ख़त्म हुआ तो उसने एक गहरी लंबी सांस ली और सोचा कि चलो अब मैं भी तसल्ली से बैठकर खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में नाश्ते की प्लेट लेकर गई तो देखा कि उसका फ़ोन बज रहा है। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और माँ का नाम देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जैसे ही फ़ोन कान पर लगाया तो उसकी माँ बोली, बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, हालत काफ़ी सीरियस है। मैं और तेरा भाई इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तू भी जल्दी से आ जा। माँ की रोती हुई आवाज़ सुनकर पूर्णिमा का दिल दहल गया। वहीं पर अर्जुन बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूर्णिमा ने तुरंत रोते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो अस्पताल में है। मुझे अभी के अभी जाना है, जल्दी चलो। यह सुनकर तो अर्जुन उसका चेहरा देखता ही रह गया और उसके मुंह से निकल पड़ा, मम्मी से कौन पूछेगा? अब तो पूर्णिमा रोते हुए फट पड़ी, ऐसे हालत में भी तुम्हें मम्मी से पूछने की पड़ी है अर्जुन? हाँ सही है, क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं है ना, लेकिन मैं जा रही हूँ। बौखलाई हुई पूर्णिमा ने तुरंत अलमारी खोलकर अपना पर्स निकाल कर कहा, मेरे पापा की हालत सीरियस है और इसके लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, जल्दी से दे दो। लेकिन इतने में अंजना जी अंदर आई। बहू, ये पर्स लेकर कहाँ जा रही है? तो पूर्णिमा ने पहले अर्जुन से कहा, मम्मी, उसके पापा की हालत काफ़ी सीरियस है, वो अस्पताल में है तो उनको देखने जा रही है। यह सुनकर तो अंजना जी दांत भींचते हुए बोली, फिर वही मायके की बात, छोटी छोटी बात पर लोग एडमिट हो जाते हैं और तेरे जैसी लड़कियां मायके जल देती हैं। अरे अगर बेटी को इतना ही बुलाना था तो फिर शादी क्यों की? इस घर को तो अपना समझती ही नहीं। अरे घर में बेटी दामाद आए हुए हैं, कुछ देर में दोपहर के खाने का टाइम भी हो जाएगा, और तू है कि पर्स उठाकर चल दी। मैंने बोल दिया, कोई कहीं नहीं जा रहा। अपना फरमान सुनाकर अंजना जी कमरे से बाहर चली गईं और पूर्णिमा की आंखों में अंगारे लिए पूर्णिमा अर्जुन को देखने लगी। लेकिन आज उसने सोच लिया कि आज भले बगावत करनी पड़े, मगर अपने पापा के पास ज़रूर पहुंचेगी। उसने जल्दी से सूटकेस उठाकर उसमें कपड़े भरना शुरू कर दिया तो अर्जुन बोला, अरे पूर्णिमा, ये क्या कर रही हो? तो पूर्णिमा उसको लाल आंखों से देखकर बोली, तुम तो कभी बोलोगे नहीं मेरे लिए। आपसे अपने मायके जाने के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, पूर्णिमा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। पूर्णिमा ने आंसू भरी आंखों से उसको देखकर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, और फिर से सास बहू के बीच की बात कहकर तुम्हें चुप कर दिया जाएगा। तो जब सास बहू के बीच की बात है तो तुम दूर ही रहो। पूर्णिमा का गुस्सा तो अर्जुन देखता ही रह गया और इतनी देर में पूर्णिमा सूटकेस लेकर बाहर निकल गई।
जैसे ही सूटकेस लेकर पूर्णिमा कमरे से बाहर आई और दनाते हुए बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगी तो पीछे से अंजना जी बोली, कहाँ जा रही है बहू बिना बोले? पूर्णिमा ने तमाकर अपनी सास को देखकर कहा, घर जा रही हूँ अपने, और अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर तो अंजना जी का पारा हाई हो गया। जब मैंने मना कर दिया ना जाने के लिए तो एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? तुझे तो बस अपना मायका ही अपना लगता है। अरे ये घर कौन संभालेगा? लेकिन इस बार पूर्णिमा ने उनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ करके कहा, क्या बात है मम्मी जी, घर संभालने के वक्त तो ये घर मेरा हो जाता है, मगर जब मैं अपने हक की बात करूं तो आपके हिसाब से मेरी जुबान लंबी है। मुझे तो कहा जाता है कि इस घर को अपना कब समझोगी, लेकिन मुझे अभी तक किसने अपना समझा है? यहाँ तो मेरा पति भी मेरा नहीं, जिसके कारण मैं इस घर में हूँ। यह सुनकर पूर्णिमा ने पीछे से आए अर्जुन को लाल लाल आंखों से देखा तो अंजना जी दहाड़ी, खबरदार बहू, जो आगे कुछ कहा। अर्जुन, तेरे रहते ये इतना कैसे बोल रही है? तो कुछ कहता क्यों नहीं? तो पूर्णिमा ने उनकी बात काट कर कहा, वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये सास बहू के बीच की बात जो है। ऐसा करारा जवाब सुनकर तो अंजना जी दंग रह गई और तभी तृप्ति बोली, अरे मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, भाभी से कहो कि दोपहर का खाना बनाकर जाए। अरे मेरी फिक्र ना सही, अपने नंदोई की तो करो। तृप्ति की बात सुनकर तो पूर्णिमा ऐसी दहाड़ी कि घर की दीवारें भी हिल गईं। ओ नंद रानी, हाथ टूट गए हैं क्या तुम्हारे? और अपने पति की फिक्र तुम खुद करो मैडम, पूरे 10 दिन से आई हुई हो, कहने को तो मायका है तुम्हारा, मगर मेहमान बनकर बैठी हो। तो कान खोलकर सुन लो, मेहमान 2 दिन का होता है, 10 दिन का नहीं। मैं जा रही हूँ, अब अपने पति और अपनी माँ को भी खिलाओ। और ये जो मम्मी जी आप कहती हो ना कि बेटा तो मेरा ही रहेगा, तो फिर आप ही अपने बेटे का ख्याल रखो। मुझ पर किस बात की जिम्मेदारी है फिर? मैं तो मुफ्त की गुलाम मिल गई आपको, जो कहने को तो घर की बहू है, मगर घर का सदस्य उसको समझा ही नहीं जाता। बहू का इतना बोलना तो आज अंजना जी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत पूर्णिमा जी पर हाथ उठाया, मगर पीछे से अर्जुन ने आकर उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, बस मम्मी, बहुत हो गया। उसकी एक एक बात सही है, आपने कभी उसे घर जाने ही नहीं दिया, भले कितना भी ज़रूरी रहा हो। मगर आज उसके पिता की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता। फिर अर्जुन ने अपनी बहन को देखते हुए कहा, और जिसको ज़रूरी लगता है वो अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेता? खुद मायके में बैठी हो और भाभी का मायके जाना बुरा लग रहा है तुम्हें? अर्जुन अर्जुन को अपनी पत्नी की तरफ उदारी करते देखकर दोनों माँ बेटी को आग लग गई। तभी तृप्ति बोली, देखा मम्मी, यही दिन देखना बाकी रह गया था, मेरे पति के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। अंजना जी कुछ कहती इसके पहले ही तृप्ति के पति नरेश ने कहा, कौन सी बेइज्जती तृप्ति? ये तो वही बातें बोल रहा है जो मैं कभी बोल नहीं पाया। इतने दिन से तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम अपनी भाभी को कितना परेशान करती हो, और तुम ससुराल में करती ही क्या हो? हमारे घर तो नौकर लगे हुए हैं। अब अपनी भाभी पर अकड़ दिखाना बंद करो और घर वापस चलो। मैं तो हर रोज़ तुमसे घर जाने के लिए बोल रहा हूँ, मगर तुम्हें तो मायके में पड़े रहना है। अपने पति को ऐसा कहते देखकर तो तृप्ति पर मानो किसी ने खौलता पानी डाल दिया। तभी पूर्णिमा सूटकेस लेकर जाने लगी तो अंजना जी बोली, सुन ले बहू, अगर आज चली गई ना तो वापस कभी कदम मत रखना। फिर तो पूर्णिमा ने पलटकर उन्हें सुलगती हुई आंखों से देखा, मुझे भी अब आना नहीं है यहाँ। आपकी मुफ्त की नौकरी आपको मुबारक। नौकरी ही तो थी मेरी, जहाँ से मुझे कोई रिश्ता तो नहीं मिला, मगर ताने हजार मिले। फिर तो पूर्णिमा निकल गई और उसके पीछे पीछे अर्जुन भी चला गया। ये देखकर तो अंजना जी के पैरों तले मानो ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने अपने दामाद जी की तरफ देखा तो दामाद बोले, मम्मी जी जितनी आज़ादी बेटी को दी थी इतनी बहू को भी दे देती तो आज आपके घर में ऐसा नहीं होता। इज्जत तो बहू को भी चाहिए। चलो तृप्ति, नहीं तो मैं अकेले चला जाऊंगा। दामाद के ऐसा कहते ही अंजना जी को शर्मिंदगी होने लगी। कुछ देर में तृप्ति भी अपने पति के साथ चली गई और अंजना जी घर में अकेली रह गई। आंखों के सामने अपनी गलतियां घूम रही थी और एहसास भी हो रहा था, मगर बहू नहीं थी जिससे माफ़ी मांग सके। कुछ दिन बाद पूर्णिमा अर्जुन के साथ वापस आई, लेकिन अंजना जी उसे नज़र नहीं मिला पाई।
पूर्णिमा ने भी अपने काम से काम रखा क्योंकि अंजना जी अपनी इज्जत खो चुकी थी।